चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ हर सप्ताह होने वाली हमारी 284 वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों के संबंध में विषयों पे हम बातचीत करते हैं, देश भर से लोग जुड़ते हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ असम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई सारे राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। मौसम के संबंध में अगर हम बात करें तो जब भी मौसम बदलता है, सर्द गर्म होती है, तो बच्चों में वायरल और इस प्रकार की बहुत सारी कॉमन समस्याएं होने लगती हैं। ब्लड सैंपलिंग से लेकर के उनका बाकी चीजों का क्या क्या सैंपलिंग होता है और क्या तरीके होते हैं इन डिजीज को एड्रेस करने के लिए, खास करके अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पे बात करें तो इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सर नमस्कार। MD हैं, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं CIMS छिंदवाड़ा में। आज का जो हमारा विषय है एडोलेसेंस से संबंधित समस्याएं, जिसमें ब्लड सैंपलिंग, ब्लड कलेक्शन, मौसमी बीमारियां, इन सबको किस प्रकार एड्रेस किया जाए, इस पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आशीष अग्रवाल। ओवर टू यू सर। यस नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल MBBS MD क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है एडोलेसेंट्स हेल्थ इश्यूज और साथ में जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है इस समय या इन्फेक्शियस डिसीजेस होती है वो क्या कॉमन होती है, वो मैं इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालूंगा। आपको पता ही है एडोलेसेंट्स मतलब 10 से 18 या 19 साल तक की आयु के जो बच्चे होते हैं वो एडोलेसेंट्स होते हैं, किशोर अवस्था। मतलब ये ना बच्चे हैं अभी, ना ये एडल्ट्स है ना, ये एडोलेसेंट्स कहलाते हैं। तो इनको बहुत से हेल्थ इश्यूज होते हैं। जैसे कॉमनली देखा जाए तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज लाइक ओबेसिटी, डिप्रेशन, एनीमिया। मेंटल हेल्थ इश्यूज में आपका डिप्रेशन, एंजाइटी। फिजिकल हेल्थ इश्यूज में आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी बहुत कॉमन हो गए इस एज ग्रुप के बच्चों में। साइंटिफिकली देखा जाए तो इनका क्या होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता है, मोर स्पेसिफिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर इस एज में कम होती है। ये तो नॉर्मल हो गया फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। दूसरा, इस एज ग्रुप में क्या होता है कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो पीयर प्रेशर है ना, घर वालों का दबाव, कैरियर को लेके स्ट्रेस, फिर लैक ऑफ नॉलेज, सब्सटेंस अब्यूज, ये सब चीजें भी इस एज ग्रुप में कॉमन है। तो हम अभी मेनली इन्फेक्शियस डिसीजेस की बात करें क्योंकि मेरा सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी है। तो इन्फेक्शियस हेल्थ डिसीजेस इस एज ग्रुप में जो कॉमन है उसमें एनीमिया, तो अपना कम्युनिकेबल हेल्थ डिसीज नहीं है, लेकिन डेंगू, मलेरिया है ना, टाइफाइड, ये सब इन्फेक्शियस डिसीजेस इस एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। ठीक है, कारण क्या है कि बच्चे घर से बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और जो मिलता है वैसा खाने में आता है ना। तो क्या होता है कि वो इन्फेक्शंस बॉडी में होते हैं। तो मेनली क्या होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस में, लाइक डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, जैसा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों को हो जाते हैं। तो रिगार्डिंग डेंगू, आप लोग जानते हैं वायरल इन्फेक्शन होता है, इसके लिए ब्लड टेस्टिंग करवाई जाती है। तो ब्लड सैंपल कलेक्ट करके डेंगू का जो एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट है वो किया जाता है। सेम लाइक मलेरिया है, मलेरिया का टेस्टिंग भी ब्लड से की जाती है। अदर इन्फेक्शियस डिसीजेस में टाइफाइड है जो कि खाने पीने के इन्फेक्शन से होता है, इसका भी ब्लड टेस्टिंग से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, ब्लड कलेक्शन करके उसको लैब में प्रोसेस करना, देन वी हैव टू ट्रीट द डिसीजेस, है ना। तो ये टॉपिक तो थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता दूंगा, हाउ टू कलेक्ट द ब्लड और क्या इसमें लापरवाही होती है। मेनली एडोलेसेंट हेल्थ इश्यूज में जो आजकल कॉमन हो गया है ना, सब्सटेंस अब्यूज, जो कि बहुत कॉमन है 10 से 19 साल के बच्चों में। तो आप भी जानते हैं सब्सटेंस अब्यूज, एक दूसरे का देखा सीखी दोस्तों के इन्फ्लुएंस में बच्चे लोग स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इनके आदी हो जाते हैं। इस समय बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ओबेसिटी बहुत कॉमन है आजकल 10 से 19 साल के बच्चों में। फास्ट फूड है ना, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर फूड, बच्चे घर से बाहर होते हैं तो फास्ट फूड ज्यादा चलन में होता है।
पिज्जा है, बर्गर है, मैगी है, चाउमीन है, ये सब खाने में आता है, वेट गेन होता है। ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल की लत लग जाती है कई बच्चों को, कई लोगों को स्मोकिंग की लत लग जाती है बच्चों को। ठीक है। पीयर प्रेशर होता है, घर वालों का दबाव बहुत ज्यादा होता है, करियर को लेके बच्चे चिंतित होते हैं। हार्मोनल चेंजेस भी बच्चों में हो रहे होते हैं इस समय, है ना। तो लड़कियों में प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, समय से पहले युवावस्था का आ जाना, कुछ बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है तो इस समय बच्चा बहुत से मानसिक और शारीरिक बदलावों से जूझता रहता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज इस एज में बहुत कॉमन है। ठीक है। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से लड़कियों में मीनार्की स्टार्ट होती है, तो बच्चे उस समय बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। अदर क्रोनिक हेल्थ डिसीजेस भी आजकल ट्रेंड बदल गया है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, इवन कोरोनरी आर्टरी डिसीज या हार्ट डिसीज जिसको हम कहते हैं, वो भी इस एज ग्रुप में बहुत जल्दी आजकल हो जाती है। कारण यही है कि फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल जो होती है हेफाजत होती है, कभी भी खाना, पढ़ाई के लिए, है ना, कभी भी सोना, वजन बढ़ रहा है, तो ये सब चीजों पे प्रिवेंशन बहुत जरूरी होता है। इन्फेक्शियस डिसीजेस जैसा कि मैंने बताया आपको, मलेरिया है, डेंगू है, या खाने पीने की गड़बड़ियों से जो बीमारियां होती है लाइक टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, वो सब भी इस समय इंसिडेंस ज्यादा होता है इनका। अच्छा, हाउ टू प्रोटेक्ट देम, तो इसका यही है कि इस समय बच्चों को अकेला ना छोड़े, है ना। जैसे मैंने पहले बताया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का इस समय डेवलप नहीं होता, हार्मोनल चेंजेस ऑलरेडी होते रहते हैं बॉडी में, तो बच्चे क्या होता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि उनकी बात को शांति से सुने और उसका फिर समाधान निकालें। करियर को लेके बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना करें, लड़के हो चाहे लड़कियां हो। दूसरा, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है वो भी इस एज ग्रुप में बहुत कॉमन है, क्योंकि यंग ब्लड होता है तो स्पीडिंग वगैरह बाइक्स और कार्स की ज्यादा रहती है। फिर ट्यूशंस का दबाव, दो दो तीन तीन ट्यूशंस करते हैं कई बच्चे, हमने देखा है। तो ये सब प्रेशर के कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन हो गए। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको जो भी आप व्हीकल प्रोवाइड करते हैं, है ना, 18 साल से पहले ना दें, और दे रहे हैं तो प्रॉपर उसमें स्पीड लिमिट होना चाहिए। ये सब हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, कॉमन इश्यूज में एनीमिया बहुत कॉमन है लड़कियों में इस एज ग्रुप में। तो एनीमिया के लिए न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट एडोलसेंट हेल्थ इश्यूज में सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन आएगा। तो ग्रोथ क्योंकि अच्छी होना चाहिए, उसके लिए न्यूट्रिशन अच्छा हो। वैक्सीनेशन कुछ होते हैं इस एज ग्रुप में, जैसे लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका इसी एज ग्रुप में लगता है 9 to 14 ईयर्स में, और रुबेला या जर्मन खसरा का टीका भी इस एज ग्रुप में लगता है। तो वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। सब्सटेंस अब्यूज से कैसा बचा जाए, इसके लिए शिक्षा जो है पहले घर से ही शुरुआत होना चाहिए। आप भी जानते हैं कि स्मोकिंग क्रोनिक हार्ट डिसीजेस का बहुत बड़ा कारण है आजकल। अल्कोहल जो है वो किसी भी मायने में अच्छा नहीं होता, तो बच्चों को इसकी ट्रेनिंग घर से मिलना चाहिए। कैरियर को लेके बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना करें बच्चे को इस समय, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। ठीक है। मेन ये है कि बच्चा इस समय सब्सटेंस अब्यूज की लत में ना लगे और बहुत ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में ना जाए, अदरवाइज सुसाइडल टेंडेंसी तक हो सकती है। कम्युनिकेबल हेल्थ डिसीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया, ये सब मॉस्किटो बॉर्नी डिसीजेस है, तो मच्छरों से सुरक्षा हो, अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रहे, तो इनसे बच सकते हैं। आजकल लैब टेस्ट बड़े इजी उपलब्ध हैं। आप कोई भी ब्लड सैंपल टेस्ट लेबोरेटरी में देते हैं तो 1 या 2 दिन में रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। स्कूलों में कैंप्स चलाए जाते हैं हेल्थ अवेयरनेस को लेके। वैक्सीनेशन पे बड़ा जोर दिया जाता है एडोलेसेंट्स को, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर है, रुबेला है, ये सब वैक्सीन से बच सकते हैं इन बीमारियों से। लड़कियों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज इस समय ज्यादा होते हैं, क्योंकि मीनार की स्टार्ट होती है,
तो उनको इसके बारे में गाइडेंस दिया जाना चाहिए और जरूरत पड़े तो चिकित्सकीय सलाह भी लेना चाहिए। क्रोनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिसीजेस है या ब्लड प्रेशर है, अगर किसी बच्चे को फैमिली हिस्ट्री है तो उसको थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके इनसे बचा जा सकता है। और यदि आवश्यकता हुई तो चिकित्सकीय सलाह लेकर दवाइयां इसकी स्टार्ट की जा सकती है। टाइमली दवाइयां लेने से बीमारियों को हम एक स्टेज के बाद आके धीरे धीरे टेपर डाउन करते हुए बंद कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर सर चाहे तो क्वेश्चन आंसर सेशन अभी कर सकते हैं या फिर बाद में। सर बाद में करेंगे, 4:30 के बाद, बाद अभी में 15-20 करेंगे, मिनट और ठीक। बात कर रहे हैं आप बाकी चीजों हाँ, पे। ठीक है। तो सर ने जैसे बताया कि ब्लड कलेक्शन और इस समय जो मौसमी बीमारियां होती है, तो विंटर में ज्यादातर कफ, कोल्ड या निमोनिया जैसी बीमारियां भी हो सकती है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो उसको प्राइमरी स्टेज में ठीक करना ही ठीक है। यदि कफ कोल्ड हुआ है, जैसे हमने देखा कोरोना जो महामारी थी, इसके बाद वायरल डिसीजेस का पैटर्न काफी बदल गया है। तो वायरल डिसीजेस आजकल 4-5 दिन से भी ज्यादा समय ले सकती है। तो 1-2 दिन में यदि आराम ना हो तो डॉक्टर से परामर्श करके उसकी दवाइयां लेना उचित है। दूसरा, इस मौसम में कॉमनली अस्थमा या फिर निमोनिया जैसी प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन में है ना। एक बड़ा कारण इसका ओबेसिटी भी है। अस्थमा जो सांस भरना, या हो सकता है उस बच्चे को हाइपरटेंशन या कोरोनरी हार्ट डिसीज हो, तो चिकित्सकीय परामर्श लेके उसका भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कम्युनिकेबल डिसीजेस इस समय कम होती है। डेंगू वगैरह जो है बारिश के बाद या गर्मी के बाद, जब बारिश चालू होती है तब ज्यादा होता है। विंटर सीजन रिलेटिवली हेल्दी सीजन रहता है, तो इस समय ये डेंगू मलेरिया के केसेस थोड़े कम मिलते हैं। और यदि हो तो फिर सिंपल ब्लड टेस्ट से आप इसको जांच करवा के पता कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये डेंगू भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही है, जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके आप ठीक हो सकते हैं, है ना। और आजकल एडोलेसेंस एज में एक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होते हैं, है ना। जैसे एक भाई है और एक बहन है, तो भाई का अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स में सिलेक्शन हो गया तो फैमिली का प्रेशर रहता है दूसरे बच्चे पे भी कि वो भी अपना करियर जो है परस्यू करे। लेकिन कंपटीशन भी उस रेशो में बढ़ गया है। तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि थोड़ा उन पे प्रेशर, ज्यादा प्रेशराइज ना किया जाए उनको। और रिगार्डिंग हार्मोनल चेंजेस, अगर आपको ऐसा 10-11 साल में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, यूजुअली हम लोग ये कहते हैं 9 से 10 साल की उम्र में बॉडी हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट कर देती है, तो उस अर्ली स्टेज में ही आप डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। क्योंकि कई बार जैसे ओबेसिटी है, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से ओबेसिटी हो सकती है, या ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो तो बच्चा दुबला पतला रह सकता है ना। मीनार की लेट मीनार की हो सकती है। कई लड़कियों को 16-17 साल तक मेंसेस स्टार्ट नहीं होते। या आजकल डाइट न्यूट्रिशन अच्छा है तो कई बार अर्ली प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जिसको हम कहते हैं, 9-10 साल की एज में ही मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे हार्मोनल चेंजेस जो है, ज्यादा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी से हाइट कम रह जाती है। तो आप चिकित्सक की परामर्श लेके, हार्मोनल पिल लेके या एडवाइस लेके इस हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैरियर का स्ट्रेस इस एज ग्रुप में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि बच्चा मिडिल स्कूल पास कर रहा होता है और हाई स्कूल में उसको कॉलेज का, सब्जेक्ट का, जॉब का, ये सब टेंशन कॉमन है। एक चीज और जो देखने में आ रही है, सब्सटेंस अब्यूज इस समय बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया है, टीवी है, मोबाइल है और अपना फिल्म्स है, इसका प्रभाव इस समय ज्यादा होता है। क्योंकि बच्चा डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होता है तो वो जल्दी प्रभावित हो जाता है बाहरी चीजों से। तो स्मोकिंग करना, जनरली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में टोबैको च्यूइंग, और बड़ी सिटीज में हम देखते हैं कि वो ड्रग अब्यूज भी करने लगते हैं। तो इस पे हमें वॉचफुल रहना है
बट हमें कमांडिंग नहीं होना है, हमें एम्पैथी का भाव रखना है, दया भाव रखना है बच्चे से, और उसकी बातें सुनना है, और आवश्यकता पड़ने पे डी एडिक्शन सेंटर या फिर डॉक्टर से सलाह लेके मेडिसिन देनी है। हम्म, मेरे ख्याल से पॉइंट्स ये कवर हो गए हैं सारे। अच्छा, एक चीज और, वैक्सीनेशन जैसे मैंने बताया, वैक्सीनेशन का बड़ा रोल है इस समय। वैक्सीन इस समय यदि लग जाए प्रॉपर डोजेस में तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उनको रहती है। जैसे सर्वाइकल कैंसर 9 to 14 ईयर्स में, आपका रुबेला या जर्मन खसरा भी इसी समय लगता है। रुबेला की बीमारी आगे चल के जब गर्भावस्था होती है तो होने वाले बच्चे को जन्मजात कान का बहरापन, मेंटल रिटार्डेशन और आंखों की समस्याएं, ये सब बहुत कॉमन है। तो इसके वैक्सीनेशन इसी समय पे लगाए जाते हैं। एक डीपीटी का बूस्टर डोज भी 10 से 16 साल की उम्र में लगाया जाता है। डीपीटी यानी 3 बीमारियों से बचाता है: डिप्थीरिया यानी गलघोटू, पर्टुसिस यानी काली खांसी, और टी यानी टिटनस, है ना। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बच्चा खेल कूद भी इस समय ही चालू करता है 5वीं 6वीं क्लास के बाद, तो एब्रेजन इंजरी है, कट मार्क है, ये सब इस एज ग्रुप में ज्यादा होते हैं। तो टिटनस का बूस्टर डोज लगा होने से टिटनस जैसी घातक बीमारियां नहीं हो पाती। पर्टुसिस या काली खांसी जो पहले 10 साल तक के बच्चों को कॉमन थी, वो आजकल 18-19 साल पे भी देखने को मिलती है। तो ये वैक्सीनेशन इस समय कंप्लीट होना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है बच्चे की, माता या पिता डायबिटीज से ग्रस्त है, हाइपरटेंशन से ग्रस्त है, या फिर हार्ट डिसीजेस से ग्रस्त है, तो बच्चे को इस समय ही हम जो है उसकी नींव डाल सकते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे। वेट अपना अगर ज्यादा है तो उसको कंट्रोल में रखे, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन चीजों से बचे। अगर डायबिटीज की हिस्ट्री है तो ओवरवेट से बचे। तो ये सब चीजें करके हम आगे होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये इस समय बहुत कॉमन है। हम देखते हैं आए दिन केस सुनने को मिलते हैं, बच्चा पीएमटी, पीईटी वगैरह की तैयारी, आईआईटी की तैयारी कर रहा है और सुसाइडल टेंडेंसी तक होती है। तो अपने बच्चे से बातचीत करते रहें, कम्युनिकेशन करते रहें, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है ये ध्यान रखें, और सोशल मीडिया से बचाना चाहिए। आजकल क्या है कि एक मोबाइल में सारी दुनिया उसके हाथ में है। मतलब वो भले ही मोहल्ले में कौन रह रहा है ये ना पता हो, लेकिन वर्ल्ड में किस कोने में क्या हो रहा है ये बच्चे को पता रहता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी ज्यादा रहती है इस समय। तो हमें उन एक्सटर्नल चीजों के प्रभाव से थोड़ा सा बच्चे को बचाना चाहिए। न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए एडोलेसेंट एज ग्रुप में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बॉडी की डिमांड्स ज्यादा होती है ना। जो पोषक तत्व एक एज के बाद बहुत लिमिटेड मात्रा में चाहिए होते हैं, वो ग्रोइंग एज ग्रुप में बहुत अप्रोप्रिएट अमाउंट चाहिए, है ना। आरडीए जो उनका रहता है, डेली अलाउंसेस रहता है, वो डब्ल्यूएचओ से मैच होना चाहिए। तो इसके लिए डॉक्टर से परामर्श आपको समय पे ले लेना चाहिए। अ, आजकल जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, भोपाल, इंदौर, इवन टीयर 3 सिटीज में भी अच्छे अच्छे लैब्स उपलब्ध है। ब्लड की जांच, जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेस हो रही है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी बढ़ गए हैं। तो आप जांचें ब्लड से जो भी रिलेटेड है वो करवा के रिपोर्ट्स पा सकते हैं। 1 या 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इन्फ्लुएंजा या फ्लू, जो सामान्य सर्दी खांसी है, ये बढ़ के इस समय निमोनिया का खतरा या फिर अदर फेब्राइल डिसीजेस हो सकती है। तो इसका भी वैक्सीन आजकल उपलब्ध है ना। ये कोरोना के बाद ये वायरल डिसीजेस का ट्रेंड थोड़ा बदल गया है, तो इसको भी वैक्सीन से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, इन बीमारियों को।
ब्लड कलेक्शन से संबंधित क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए सर? और सर जी हाँ ठीक है, बिल्कुल। ब्लड तो देखिए कभी भी जो जैसे कोई भी लैब में नहीं, एमडी पैथोलॉजिस्ट या एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिस लैब में उपलब्ध हो वहीं जांच करवानी चाहिए, पहली चीज तो ये है। दूसरा ये कि कलेक्शन जो कर रहा है बंदा वो प्रॉपरली एसेप्टिक करके उस स्थान को ब्लड कलेक्ट करे और ब्लड को इमीडिएटली लेबलिंग करके वो लैब में भेजे। ठीक है। अब जैसे कुछ बीमारी यदि कल्चर की जरूरत पड़ती है जैसे टाइफाइड, तो एक प्रॉपर मीडिया होता है उसमें ब्लड कलेक्ट करके भेजना चाहिए। और जितने भी सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो कि सीरम से किए जाते हैं उसमें ब्लड नॉर्मल ट्यूब में भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक कॉमन आदमी को कैसे पता चलेगा सर कि हमको अगर करने के वहाँ एमडी पैथोलॉजी है या नहीं है इन सब चीजों के लिए, तो क्या नहीं क्या सर, लैब के बारे में देखना चाहिए? लैब देखिए एक एमडी डॉक्टर तो होना ही चाहिए लैब में, है ना। अभी हम लोग को देखने में आ रहा है कि हर जगह कलेक्शन सेंटर के नाम पे लैब चल रही है कई जगह, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर वहाँ उपलब्ध होना चाहिए और वो अपनी डिग्री वो शो करते हैं, बराबर लिखते हैं अपने, है ना। तो एमडी पैथोलॉजिस्ट या एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसी विषय में एमडी की डिग्री प्राप्त किए होते हैं, तो वो रिपोर्ट्स आपकी ज्यादा ऑथेंटिक होती है, बजाय इसके कि आप कहीं भी कलेक्शन सेंटर में दे दें और उन्होंने सैंपल भेजा, तो वो आप उनके बोर्ड पे डिस्प्ले देख सकते हैं। समय है सर वैसे 5-7 मिनट अगर कुछ आपको जी बताना जी। हो, और नहीं तो हम अ, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चल सकते हैं। नहीं बस आपकी मेरे तरफ। दो ही पॉइंट हैं इस समय कि जी ये एज ग्रुप थोड़ा सा बच्चों में शारीरिक और मानसिक बदलावों का समय रहता है, तो बच्चे को हमें जेंटली एम्पैथी का भाव रख के सुनना चाहिए, बॉसिज्म नहीं होना चाहिए इस समय, और जैसा वो बोले सुन के उसका फिर सॉल्यूशन देना चाहिए और जरूरत पड़ने पे डॉक्टर से परामर्श भी ले लेना चाहिए, चाहे वो हार्मोनल चेंजेस के रिगार्डिंग हो चाहे सब्सटेंस अब्यूज के रिगार्डिंग हो। और तीसरी चीज न्यूट्रिशन और इम्यूनाइजेशन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा मिले जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी रहे, नॉट ओनली फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ भी। और इम्यूनाइजेशन या टीकों से जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है या जो नॉन कम्युनिकेबल भी है जैसे मैंने बताया आपको सर्वाइकल कैंसर हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इनका वैक्सीनेशन प्रॉपर ले लेना चाहिए। तो वैक्सीनेशन और आपने दूसरी चीज न्यूट्रिशन, दो चीजें बताई न्यूट्रिशन जी। जी सर। इसमें खास करके महत्वपूर्ण होती हैं। जी। और कोई ऐसी बीमारी सर जो इस खास एज में बिल्कुल जिससे सावधानी रखनी ही चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए, कोई आप सर स्पेसिफिक डिजीज जिस पे बात होनी चाहिए, इस पे चर्चा हो बच्चों के साथ? सर मेन तो फिजिकल जो बीमारियां हैं जैसे ओबिसिटी और हम्म। लाइफस्टाइल डिसीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इस समय कॉमन है। आप देखिए आंकड़ा उठा के जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ज्यादातर यंग बच्चों के ही होते हैं, क्योंकि उस समय उनको हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो कंट्रोल स्पीड पे रहता नहीं है और डिसीजन मेकिंग कम रहती है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से विशेष रूप से बचाना चाहिए इस समय। और हम लोग देखते हैं आजकल ट्यूशंस बच्चे जाते हैं तो किसी की 5 किलोमीटर दूर है, किसी की 7 किलोमीटर दूर है, फादर मदर सर्विस में है तो वो जा नहीं सकते छोड़ने, तो थोड़ा सा मोपेड गाड़ियां चलाते समय विशेष सावधानियों की एडवाइस बच्चों को रहना चाहिए और सब्सटेंस अब्यूज से बचाना चाहिए। आपने सर डायबिटिक की बातचीत करी कि जिस एज में प्री डायबिटिक भी हो जाते हैं बच्चे, कई सारे बच्चे डायबिटिक भी हो जा रहे हैं, तो जी बच्चों में डायबिटिक किस प्रकार की होती है, टाइप 1 टाइप 2 क्या होती है, और किस प्रकार इससे बचत हो सकती है, थोड़ा इस पे अगर बातचीत कर सकते हैं? जी। जी देखिए अब तो जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए टाइप 2 डायबिटीज भी बहुत कॉमन हो गई है। एक समय जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज होती थी वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में कॉमन होती थी, लेकिन ड्यू टू लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, टाइप 2 डायबिटीज आजकल कॉमन है जिसको लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करके बचा जा सकता है। और एक होती है टाइप 1 डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज,
इसमें बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बनता है, तो बाहर से एक्सटर्नल इंसुलिन लिया जाता है ना। तो ये ज्यादातर फैमिली हिस्ट्री होती है इसकी, टाइप 1 डायबिटीज की। अगर मदर फादर टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित है तो वो बच्चे को होना ही है ना। इट इज ओनली प्रिवेंटेबल डिसीज। और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके इससे बचा जा सकता है। आजकल टाइप 2 डायबिटीज भी बच्चों को देखने को मिल रहा है, एडोलेसेंस में मिल रहा है, जो कि लाइफस्टाइल के कारण होता है। मोटापा है, फैमिली हिस्ट्री है, ओवर ईटिंग है, स्ट्रेस है, ये सब रिस्क फैक्टर है। जी, तो ठीक डॉक्टर साहब, मैं सेशन को हम ओपन करते हैं। जी किसी के कोई प्रश्न है तो हम लेते रहेंगे इस बीच में। जी सेशन है, कोई भी हैंड रेज करके अपने प्रश्न ले सकते हैं बच्चों के संबंधित, खास करके मौसमी बीमारियों से किस प्रकार बचा जाए, उनका किस प्रकार से रोकथाम किया जा सकता है। जी, सेशन ओपन। डॉक्टर लक्ष्मण ने हैंड रेज किया है, डॉक्टर साहब अपना प्रश्न रखें। जी Namaste, Dr. सर सर Abdul. I am from Tripura state. जी यस सर Actually, जो बच्चों को टाइम मेंटेन करके जो डीपीटी देता है, हाँ उसका डीपीटी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द डीपीटी, can we assure that the child will not suffer from any DPT diseases? First thing, why he is required to give the second dose or booster dose? Another thing, in the suicidal case of the adolescents, girls or boys, is there any change in the hormonal system when the father, mother will able to realize that our child is under some disturbance, under some stress, whether that can be traced out by giving the blood sample? Is there any change? Please. यस सर। पहला सवाल तो आपने जो पूछा कि डीपीटी का बूस्टर डोज क्यों जरूरी है, तो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन तो आजकल नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल है। भारत के हर बच्चे को भारत के हर स्टेट में प्राइमरी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। परंतु ये देखने में आया है कि सम वायरल डिसीजेस, स्पेशली पर्टुसिस या काली खांसी जो बीमारी, वुपिंग कफ, इसका ट्रेंड बदल गया है। ये एडोलेसेंट को भी आजकल प्रभावित कर रहा है। तो बूस्टर इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि वो सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन करता है। प्राइमरी डोजेस में आपके बॉडी में केवल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, फिर एक नेगेटिव डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, और जब हम बूस्टर डोज देते हैं तो वो इम्यूनिटी एकदम शूट अप करती है। तो booster is very necessary in that age group for prevention of diphtheria, pertussis and tetanus. Even after administering the booster dose, can one child suffer, can one adolescent suffer from this DPT? हाँ, हो सकता है सर, लेकिन फिर भी उसकी जो विरुलेंस है वो काफी कम हो जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो नहीं होगा, बट उसकी विरुलेंस काफी कम हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन भी हो चुका है अर्ली चाइल्डहुड में, और बूस्टर भी लग चुका है। ये किल्ड वैक्सीन होती है डीपीटी का, तो इसमें हम डायरेक्ट एंटीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। तो अगर हो भी जाए बच्चे को तो उतनी घातक क्षमता नहीं रहती, उतनी मारक क्षमता नहीं रहती। और सेकंड क्वेश्चन आपका सर हार्मोनल चेंजेस के रिगार्डिंग था। When the suicidal tendency of a child or of any person, is there a change in the hormonal system that can be find out? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अगर सुसाइडल टेंडेंसी बच्चे का आ रहा है तो वो स्ट्रेस या फिर हार्मोनल चेंजेस से हो सकता है, और प्रॉपर काउंसलिंग करके और चिकित्सकीय परामर्श लेके उसको अर्ली स्टेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इस एज ग्रुप के बच्चों से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। होता क्या है कि बच्चा अकेला रहना चाहता है, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मेंटल कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। वो अपने दोस्तों से ही ये सब चीजें शेयर करता है, और दोस्त लोग सब एक जैसे ही होते हैं, है ना। तो पेरेंट्स को इस समय बच्चों के कांटेक्ट में रहना चाहिए, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी रह सकते हैं। बच्चे के किसी फ्रेंड से उसकी प्रॉब्लम्स जान सकते हैं, और अर्ली स्टेज में बिल्कुल काउंसलिंग करके ये सुसाइडल टेंडेंसी रोकी जा सकती है।
थैंक जी यू। thank you. और कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं किसी के भी। नहीं तो 3 महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, कम्युनिकेशन, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, ये महत्वपूर्ण sir. चीजें हैं एडोलेसेंस में। किसी भी बच्चे के लिए अगर हम कुछ बात करते हैं या उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए इस एज में खास करके। जी Yes, sir. तो साहब जी हाँ राकेश भाई साहब। डॉक्टर साहब, जी जी बच्चों को कहते हैं दवा खाने से कुछ खाने के बाद दवा खाना चाहिए, तो वो जो जी कुछ खाने के बाद वो उसके मिनिमम कितना होना चाहिए? सॉरी सर, क्या कितना होना चाहिए? मतलब कितना खाने के बाद दवा खा सकते हैं? 2 बिस्किट, 1 देखिए बिस्किट, 4 बिस्कुट? हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या होता है, छोटे बच्चों का हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम या पेट खाली होने का समय जो होता है 4 से 6 घंटा मैक्सिमम होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब दवाइयाँ लेते हैं तो वो कुछ गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी प्रोड्यूस करती है ना। तो खाने से क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिटी कम हो जाती, सप्रेस हो जाती है। तो खाना खाने के बाद दवाई देने से उसके जो एसिडिटी के इफेक्ट होते हैं वो नहीं होते। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 2 बिस्किट देना चाहिए, 4 बिस्किट देना चाहिए। आइडियली तो बिस्किट हम लोग अवॉइड करते हैं बच्चों को, क्योंकि वो मैदा से बना होता है। तो कुछ भी दलिया, खिचड़ी, दाल, चावल खिला के दवा देने से उसको गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी का असर नहीं होता। तो उसके 2 फायदे हैं, एक तो दवाई भी वॉमिट आउट होने का डर कम हो जाता है और दवाई प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाती है। अगर एसिडिटी ब्लेंचिंग होगी तो दवाई प्रॉपरली सिस्टम में नहीं जाएगी। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि 2 बिस्किट की 4 बिस्किट, थोड़ा बहुत कुछ नहीं खिला नहीं, दे ऐसा सकते कुछ नहीं है सर। हम लोग कहते हैं बच्चों का गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम बड़ों की तुलना में कम होता है। हैं। जी जैसे छोटे छोटे मील बच्चों को कहते हैं 4 से 5 बार दीजिए, 4 से 6 घंटे में बच्चे का पेट खाली हो ही जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं। जैसे और छोटे बच्चे होते हैं तो उनको 4 घंटे का गैप जो है खाने के बीच में रखते हैं। तो और भी प्रश्न हो किसी के तो हम कर सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। और डॉक्टर जी साहब, डॉक्टर। मेरा और एक सवाल है। जी सर। कोई जी एज पर्सन का सपोज 50 इयर्स ओल्ड বা 55 इयर्स ओल्ड বা 60 इयर्स ओल्ड, उसका जो क्रोनिक जो पर्टोसिस टाइप सर्दी काशी होता है, उसको वैक्सीन देने के रुक सकता है क्या? और कितना वैक्सीन देना पड़ेगा? हाउ मच कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर द टाइम कंसर्न? देखिए सर, जितने भी लाइव वैक्सीन होते हैं, है ना, वो प्रेगनेंसी में कभी नहीं दिए जाते। और वैक्सीन जो किल्ड वैक्सीन है या फिर जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो सेफ होते हैं। तो अगर कोई मदर जिसको क्रोनिक पर्टोसिस है तो उसको ए सेलुलर कंपोनेंट वाला पर्टोसिस वैक्सीन दिया जा सकता है, जो नॉर्मल एडल्ट डोज होता है उस डोज में। लेकिन स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी वैक्सीन हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो लाइव वैक्सीन बॉडी में चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मतलब हानिकारक हो सकते हैं। तो एक्सेप्ट प्रेगनेंसी आप नॉर्मल वीमेन को दे सकते हैं पर्टोसिस वैक्सीन। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते कृपाशंकर जी। नमस्ते दया जी, अपना प्रश्न रखें जी। जी बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी जो बूस्टर डोज है उसका एज 21 ईयर है या 16 ईयर है बॉयज के लिए? ओके, देखिए ये वैक्सीन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है मैडम। जैसे जो डीपीटी हम देते हैं उसका फर्स्ट बूस्टर जो है वो 5 से 6 साल पे रहता है और सेकंड बूस्टर 10 इयर्स पे होता है। लेकिन कुछ बच्चों में वो डीपीटी वैक्सीन छूट जाता है, तो फिर फर्स्ट बूस्टर जो है 10 इयर्स पे और सेकंड जो है 16 इयर्स पे देते हैं। ओके। और सर अभी आजकल एक नया वैक्सीन जो गर्ल्स को लगा रहे हैं ना, हाँ सर्वाइकल कैंसर की जी जी जी। वेक के लिए 9 to 9 14 to में और 14 ईयर। हाँ 14 ईयर में, ऐसे क्या बॉयज के लिए भी कोई वैक्सीनेशन का मैंने सुना है? देखिए ये जो डीपीटी का वैक्सीन है ये बॉयज को भी दे सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, सॉरी, सर्वाइकल का, ये हाँ हाँ हाँ। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचाता है।
यस तो यस पेपिलोमा वायरस जो है हर्पीस का ही एक फॉर्म जैसा ही है ना, ह्यूमन हर्पीस वायरस जिससे हर्पीस होता है। तो बॉयज को भी क्या होता है कि आगे चल के हर्पीस होने का या फिर अपना जेनाइटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये ओके हर्पीस का वैक्सीन जो है, एचपीवी का वैक्सीन बॉयज को भी दे सकते हैं। इसका कोई एज क्राइटेरिया है? ये एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही दिया जाता है, 10 साल के बाद या 9 साल के बाद दिया जाता है। ओके 21 ईयर तक के बॉय को 21 ईयर तक दे सकते हैं, हाँ। इवन ये जो महिलाएं होती है 10 से 45 साल की, 14 साल के बाद भी 15 से यस 45 साल तक की महिलाओं को भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इसका जो कुछ सर्वाइकल, अभी एक डॉक्टर से हमारी टॉक थी, वो कैंसर के थे, तो उन्होंने ये बताया था कि जो मैम जैसे गर्ल्स है उसके लिए 2 डोज है या 3 आपकी डोज है, आवाज नहीं आ रही 9 है टू जी जी 25 हाँ 2 डोज है मैडम। 2 डोज है। अगर आफ्टर रिलेशनशिप अगर ये लगता है, अगर हाँ फीमेल या मेल दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो उसके लिए हाँ 3 डोज है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एज के अकॉर्डिंग उसका डोजेस शेड्यूल जो है डब्ल्यूएचओ ने डिसाइड किया है। एक्चुअली 9 to 14 ईयर में एंटीबॉडीज ज्यादा अच्छे से बन जाते हैं, इसलिए 2 ओके डोज सफिशिएंट होते हैं। उसका उससे संबंध नहीं है कि वो, ओके ओके है ना। 15 to 45 ईयर्स में 3 डोजेस होते हैं उसके, 0, 2 और ओके 6 मंथ पे। तो वो इम्यूनिटी 9 to 14 में ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस होती है, इसीलिए उसको इस उस एज ग्रुप में देते हैं। कम डोज। ओके हाँ, सर। कम डोज में वही इफेक्ट आ जाता है ना। जैसे मैंने बताया मैडम, कुछ वैक्सीन में सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन होता है, तो बूस्टर डोजेस इसीलिए लगाए जाते हैं कि प्रॉपर एंटीबॉडीज बन जाए, ज्यादा अच्छी से इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो। यस यस ओके थैंक यू सर थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच सर। अभी किसी के जी प्रश्न अगर हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जी और नहीं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने मूल्य समय में से। और हम जी प्रयास करते रहते हैं बच्चों के संबंध में इस तरह की चीजों को लेकर के कि हम ऐसे कोई विषय रखें जो तात्कालिक हो। इसी क्रम में आज हमारा यह